जय श्री नारायण। हरिहर ज्योतिष विज्ञान संस्थान के द्वारा संचालित 30 दिवसीय ज्योतिष कक्षा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि के स्वामी भगवान कार्तिकेय होते हैं और उनके पिताजी भगवान रुद्र उनके एकादश स्वरूप होते हैं। ऐसे भगवान शिव जी जो 11 रुद्रों के नाम से सुविख्यात हैं, उनसे संबंधित जो संख्या है 11, वही उसी की कक्षा आज 11वीं कक्षा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और आज से भावशील की शुरुआत हो रही है। एक नया प्रकरण ही हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान शिव जी की कृपा से यह कक्षा आगे चलती रहे और समस्त ज्ञान विज्ञान को आश्रय प्रश्रय देने वाले, विस्तार करने वाले भगवान शिव जी सबके ऊपर कृपा करें। और जो हमारे छात्र ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, उनके मति में ठीक प्रकार से शास्त्र का अवगाहन हो। इसके साथ ही हम कक्षा प्रारंभ करते हैं। भावशील ज्योतिष सप्तशीलों में विभाजित है, उसमें से आज हम लोग पढ़ेंगे भावशील। अभी हमारे साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है? चीजें हैं तीन चीजें। पहली चीज है राशि, दूसरी चीज है भाव और तीसरा है ग्रह। तीन चीजें हैं, राशि भी है, भाव भी है और ग्रह भी है। इन तीनों को दिखाना है एक ही प्लेटफॉर्म। हम कागज में जो चित्रण करते हैं वो होता है 2 डायमेंशनल, द्विआयामी होता है, उसमें 2 ही आयाम है। हम तीनों चीजों को कैसे दिखाएं? 2 ही चीज दिखा पाते हैं, एक न एक कुछ चीज छूट जाता है। जैसे हमने मान लीजिए इस प्रकार से कुंडली बनाई है ना। अब इसमें 12 घर हैं, ठीक है। राशि भी 12 है, भाव भी 12 है और ग्रह 9 है। इसमें टोटल 12 घर है। हमको टोटल कितना घर चाहिए? 24 घर चाहिए। ग्रह तो किसी न किसी भाव या राशि में ही रहेगा, लेकिन घर हमारे पास 12 ही है। तो इन 12 घरों में या तो हम राशियों को दिखा सकते हैं या भाव को दिखा सकते हैं। भाव को दिखाएंगे तो राशि छूट जाएगी, राशि को दिखाएंगे तो भाव छूट जाएगा। ये समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है, ठीक है। इसके बारे में आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। अभी ये परिचय करा दिया कि हमको दिखाना है 3 चीज, पर एक साथ हम इन तीनों को दिखा नहीं पाते हैं। एक साथ हम 2 ही चीज दिखा सकते हैं, या तो राशि और ग्रह या तो भाव और ग्रह। राशि और भाव दोनों को मिलकर नहीं दिखा पाते हैं। इस पर आगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लें कि यहाँ पर गिनती शुरू कहाँ से करना है। यहाँ पर कहाँ से गिनती स्टार्ट करना है, ठीक है। ये यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है। तो जब व्यक्ति का जन्म हो रहा होता है, अभी हमको एक शब्द जानना जरूरी है जिसके बारे में बता रहा हूँ। इसको हम लोग कहते हैं लग्नम। लगति इति लग्नम, लगति इति लग्नम, लगता है, हिंदी में कहते हैं लगता है। वो संस्कृत का ही शब्द है। संस्कृत में कहते हैं लगति, हिंदी में कहते हैं लगता है, भोजपुरी में कहते हैं लागत पर, ठीक है। वही संस्कृत का ही शब्द है। तो जो लगता है उसको लग्न कहते हैं। अब कहाँ लगता है? पूर्वी क्षितिज पर लगता है। पूर्वी क्षितिज पर लगता है। जैसे सूर्य का उदय हुआ, दिन का प्रारंभ हो गया, उसको बहुत महत्व माना जाता है। प्रातः सूर्योदय के समय संध्या करना, प्रातः काल भ्रमण करना, योग करना कितना अच्छा है। दिन का प्रारंभ कहाँ से होगा? पूर्वी क्षितिज के में सूर्य के उदय होने से। वैसे ही हमारे जीवन का प्रारंभ कहाँ होगा? तो पूर्वी क्षितिज पर लग्न के उदय होने से, ठीक है। अब लग्न क्या है? तो राशियां ही लग्न है, राशियां ही लग्न है। सांसद ही प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, ये प्रधानमंत्री और सब मंत्री पदों पर बैठते हैं। बैठने वाले जो होते हैं सब सांसद ही होते हैं। जो उस कुर्सी में बैठता है उसको व्यक्ति सांसद नहीं कहता है, प्रधानमंत्री कहता है तो सांसद ही। वैसे 12 राशियां ही लग्न है। लेकिन जब वो पूर्वी क्षितिज को स्पर्श किए रहता है जब तक, तब तक उसको क्या कहते हैं? लग्न। तो पूर्वी क्षितिज जो है कुर्सी है, पूर्व स्वस्तिक जो है कुर्सी है। पूर्वी क्षितिज पर जब वो पकड़े रहता है पूर्वी क्षितिज को वह राशि, तब उसकी विशेष संज्ञा हो जाती है क्या? लग्न। पूर्वी क्षितिज से ऊपर आ गया तो राशि ही कहते हैं, ठीक है।
तो जब तक पूर्वी क्षितिज में रहेगा, लगा रहेगा, किससे? पूर्वी क्षितिज से, तब तक उसको कहेंगे लग्नम, मतलब लगा हुआ है। कहाँ? पूर्वी क्षितिज में। तो जब किसी का जन्म हुआ, मान लीजिए आज ही 9:25 पर किसी का जन्म हुआ इधर सिंधेरी में, तो जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही हमारी दृष्टि पूर्व दिशा के क्षितिज पर जाएगी। वो आया कुंडली बनानी है, पूर्वी क्षितिज पर देखेंगे। भाई पूर्वी क्षितिज पर 12 राशि में से कौन सा राशि पूर्वी क्षितिज को स्पर्श कर रहा है? कौन सी राशि स्पर्श कर रही है? जो राशि स्पर्श कर रही है उसको कहेंगे लग्न, और उसको विशेष कुर्सी प्रदान करेंगे। यहाँ सबसे पहला घर है, पूरे 12 भावों में सबसे पहला भाव यही है, वहां उसको लिखेंगे, वो कुर्सी उसको प्रदान करेंगे, क्योंकि लग्न है, विशिष्ट है, तो उसको विशिष्ट कुर्सी प्रदान करते हैं। केवल विशिष्ट कुर्सी नहीं मिलती है, उसको विशेष पावर भी मिलते हैं। ठीक है, ये तो हुई लग्न की बात। अब समस्या यह है कि ये जो आड़े भाव है, इसमें किधर से गिनती करना है और किधर से गिनती नहीं करना है। ऐसे करना है क्या क्लॉकवाइज, अथवा ऐसे करना है क्या? तो जब हमको करना होता है तो गिनती तो हम ऐसे ही करते हैं, इसी प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज। इसमें जब गिनती करते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ही गिनती करते हैं। ठीक है, तो पहला घर यहाँ है, फिर इधर बढ़ेंगे ऊपर, इधर नहीं बढ़ जाएंगे डायरेक्ट, यहाँ से यहाँ जाना है। चित्र में भी देखिए, यहाँ बताया हुआ है, इस चित्र को ध्यान से देखिए, है ना, यहाँ पर। तो पहले घर के बाद दूसरा घर कौन सा है? ये तो पहला घर है। संसार की सभी कुंडलियों में ये घर पहला घर है। इसमें कोई नंबर देखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फिक्स है। भाव को दिखाने के लिए कोई संख्या, कोई नंबर, कुछ भी नहीं प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भाव फिक्स होते हैं। जो चीज फिक्स है उसके लिए क्या नंबर प्रयोग किया जाए? ठीक है, तो ये पहला भाव है, इसको याद रखना है। इसके बाद ये दूसरा भाव होगा, ये हो गया पहला भाव। इसके बाद हमको पढ़ना है आगे, इधर पढ़ना है, ये होगा दूसरा भाव। फिर वहां से हमको इधर आना है, इसमें ये होगा तीसरा भाव। फिर यहाँ से इधर आना है, यहाँ ये होगा चौथा भाव। फिर वहां से इधर आ जाएंगे, ये हो जाएगा पांचवा भाव। फिर यहाँ से यहाँ आ जाएंगे तो ये हो जाएगा छठा भाव। यहाँ से इधर चले जाना है, ये हो जाएगा सातवां भाव। यहाँ से इधर आ जाना है, ये हो जाएगा आठवां भाव। फिर यहाँ से इधर चले आना है, ये हो जाएगा नौवां भाव। फिर इधर चले आएंगे, ये 10वां भाव। फिर इधर चले जाएंगे, ये हो गया 11वां भाव। फिर इधर चले जाएंगे 12वां भाव। अब देखिए तो कोई छूट रहा है क्या? नहीं, कोई छूट रहा है? सभी हो गए। गिनती फिक्स है, गिनती फिक्स है। पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, पांचवा भाव, छठा भाव, सातवां भाव, आठवां भाव, नौवां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव। गिनती फिक्स है। इसको भी प्रैक्टिस करना है और याद करना है। जैसे यहाँ उंगली रखी गई, बोलना है 10वां भाव। इसमें क्या नंबर लिखा है उसको नहीं देखना है। उंगली रखी गई तो बोलना है 10वां भाव, 7वां भाव, पहला भाव, 5वां भाव, 8वां भाव, 12वां भाव। इसकी प्रैक्टिस ठीक से करनी है, और राशियों के जो नंबर है उनको भी ठीक से प्रैक्टिस करना है। बताया ना? अब हम लोग ये देखेंगे कि भाई इसको भरना कैसे है। इसमें जो लिखा है उनको भी पढ़ देता हूँ ताकि कोई बात छूट न जाए। भाव परिचय लोग पढ़ रहे हैं। इस विषय को ठीक से जानना और समझना अत्यधिक आवश्यक है। इस विषय को मतलब भाव प्रकरण को, भावशील को, क्योंकि इसे जाने या समझे बिना कुंडली देखना संभव ही नहीं है। कुंडली शब्द से मुख्यतया 12 भावों के लग्न चक्र का ही बोध समझा जाता है। जैसे ही कोई कुंडली कहता है तो 12 खाना भी याद आता है साक्षात। किसी को भी कहिए कुंडली तो वो 12 डब्बा वाला ही उसको ध्यान में आता है। अब तक आपने जो भी पढ़ा है अथवा आगे भी आप जो कुछ पढ़ेंगे, उन सभी नियमों का सबसे ज्यादा प्रयोग इन्हीं में होगा, इसी 12 चक्र में, भाव, इन्हीं 12 भाव में। इसे समझना बहुत कठिन है ऐसी बात तो नहीं है, किंतु ठीक से न समझने के कारण लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं। आइए सबसे पहले 12 भावों की गिनती का क्रम सीखते हैं। तो ये 12 भावों की गिनती का क्रम तो मैंने बता दिया। ये उत्तर भारतीय क्रम है, ये उत्तर भारतीय क्रम है। गुजराती लोग मुझे कुंडली भेजते हैं, उनका क्रम दूसरा है, दूसरे प्रकार की कुंडली बनाते हैं। बंगाल के लोग दूसरे प्रकार की कुंडली बनाते हैं।
दक्षिण भारत में दूसरे प्रकार के बनाते हैं। सबसे ज्यादा प्रचलन में उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय कुंडली। प्रसंगवश मैं दक्षिण भारतीय वाला भी बता देता हूँ। पहले ऐसे डब्बा बनाते हैं, फिर ऐसे बनाते हैं, फिर इस प्रकार से बनाते हैं, और इसको 2 भागों में बांट देते हैं, इसको भी 2 भागों में बांट देते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, इस प्रकार से दक्षिण भारतीय कुंडली बनती है। और दक्षिण भारतीय कुंडलियों में भाव फिक्स नहीं होता है, राशियां फिक्स होती है। वो यहाँ से शुरू होता है, ये मेष राशि, जैसे यहाँ फिक्स है ना, ये प्रथम भाव है फर्स्ट, वैसे यहाँ ये फिक्स है कि मेष राशि है। यहाँ पर राशियों के लिए कोई नंबर नहीं लिखा जाता। ये मेष राशि है, ये वृष राशि है, ये मिथुन राशि है, कर्क राशि है, ये सिंह राशि है, ये कन्या राशि है, ये तुला राशि है, ये वृश्चिक राशि है, ये धनु राशि है, ये कुंभ राशि है, ये मीन राशि, मकर कुंभ मीन राशि। ठीक है, तो इस प्रकार से दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय कुंडलियों में सबसे बेसिक फर्क यही है कि दक्षिण भारतीय कुंडलियों में राशियां फिक्स हैं और उत्तर भारतीय कुंडलियों में भाव फिक्स है। इन तीनों में से किसी एक को फिक्स करना पड़ता है। अब आगे देखते हैं, इसके बारे में मैंने बताया कि ये जो द्वादश चक्र है इसमें 12 चीजें हैं, इसलिए इनको द्वादश भावों से युक्त चक्र होने से द्वादश चक्र बोलते हैं या अलग कुंडली बोलते हैं। तो ये जो द्वादश चक्र है इसमें 3 चीजें होती हैं, बताया गया है, राशि भी होता है, भाव भी होता है और ग्रह भी होता है, और इन तीनों ही चीजों को दिखाना है। इन तीनों ही चीजों को यहाँ पर दिखाना है। तो कैसे दिखाया जाए? तीनों चीजों को दिखाना संभव नहीं है क्योंकि हम 2D में दिखा रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी सी युक्ति लगाते हैं। युक्ति लगाने से पूरा काम बनता है ऐसा तो नहीं है, लेकिन कुछ हद तक काम जो है बन जाता है। ठीक है जी। पूरा काम बनाने के लिए कुछ बहुत सारी युक्तियां लगानी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये हमारा भाव खाली हो गया। अब इसमें क्या करते हैं कि भाव को फिक्स कर दिए। सभी कुंडलियों में यही पहला भाव, यही दूसरा भाव, यही 7वां भाव, यही 10वां भाव, यही 12वां भाव, यही 11वां भाव, यही 9वां भाव, संसार की सभी कुंडलियों में भाव फिक्स कर दिए, तो भाव का काम खत्म हो गया। अब बची राशियां। तो राशियों को प्रारंभ करते हैं लग्न से। राशियों को प्रारंभ करते हैं लग्न से। अभी मान लीजिए किसी का जन्म हुआ 9:30 बजे आज, है ना, तो सबसे पहले उसका लग्न लिखेंगे। कौन सा लग्न होगा, कौन सा लग्न होगा, कौन सा लग्न होगा, कौन विद्वान बताएगा? वृष लग्न होगा। सूर्य भी मेष राशि में है, लग्न का आरंभ सूर्य की राशि से ही होता है। ठीक है, वृष लग्न समाप्ति के कगार पर होगा, तो वृष लग्न से इसको प्रारंभ कर देंगे। एक बार मेरे से इंटरव्यू में पूछ लिया गया, अभी कौन सा लग्न है बताइए, पंचांग लिख बोलना है, पंचांग देख के तो सब बता देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अब वृष लग्न है, वृष लग्न का नंबर होता है 2। मैंने देखिए लग्न में 2 लिख दिया, पहले घर में 2 लिख दिया, फिर 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस क्रम से हम लिखते हैं। 12 के बाद 13 नहीं करना है, 12 के बाद फिर 1 लिखना है, क्योंकि यहाँ गिनती 12 तक ही चलती है, उसके बाद उसके आगे की गिनती नहीं। कम से कम 9 तक चलती है 9 ग्रह, अधिकतम 12 तक चलती है 12 राशि। ठीक है, इसमें इस चक्र में हो गया काम। अब यहाँ पर क्या हो गया कि भाव फिक्स है, तो भाव भी आ गए। राशियों को हमने नंबर से लिख दिया है, तो राशियां भी आ गई राशियां। ये 2 लिखा है, ये वृष राशि लिखा है, द्वितीय भाव नहीं लिखा है। पहला भाव है वृष राशि, दूसरा भाव है मिथुन राशि, तीसरा भाव है कर्क राशि, ऐसा। ठीक है, ये जो नंबर है वो भाव के लिए नहीं है, इसको हमेशा याद रखना है, ध्यान रखना है। राशि भी आ गया, भाव भी आ गया। अब इसमें आप ग्रह लिख लीजिए। अब राशि और भाव तो लिख लिए, पर ग्रहों के साथ भी समस्या हो जाती है। क्या समस्या हो जाती है कि ग्रह आकाश में तो राशियों में बैठे होते हैं, तो उनको हम यहाँ राशियों में लिख देते हैं, पर अगर भाव से आप तालमेल करेंगे तो कभी होगा कि वो दिखेगा 7वें भाव में, रहेगा 8वें भाव में, दिखेगा 7वें में, रहेगा 6वें। ये सब समस्याएं होती हैं। तो चलिए पहले तो हम इसको ही कर लेते हैं। ठीक है, सूर्य किस राशि में है, मेष राशि में, तो यहाँ लिख दिया। चंद्रमा किस राशि में है, आज शायद मूल नक्षत्र है,
मूल नक्षत्र में कौन सी राशि होती है? धनु। धनु राशि होती है। तो ये हो गया धनु, यहाँ पर चंद्रमा। ये मेष क्यों लिख दिया? सूर्य लिखना था ना, जी। बुद्धि में सब जाके फ्लिप हो जाता है। फिर यहाँ पर चंद्रमा। मंगल किस राशि में है? कर्क राशि में है। नीच का मंगल चल रहा है, इतना देखे ना, मारा मारी चल चारों ओर। इसके बाद बुध किस राशि में है? मीन राशि में है। बुध भी नीच का है। फिर गुरु वृष राशि में है क्या? हाँ। गुरु वृष राशि में है। शुक्र मीन राशि में है। शनि मीन राशि में है। राहु मीन राशि में है। केतु यहाँ पर कन्या राशि में हो जाए। इस प्रकार से हम लोगों ने कुंडली बना ली। सबसे पहले लग्न को देखा, भाई लग्न इस समय कौन सा लग्न उदित है। इसके बाद ग्रहों को देखा कि भाई ग्रह कहाँ कहाँ है। हम कहाँ से देखें? आप पंचांग से देख लीजिए। पंचांग कहाँ से पाएं? मोबाइल है, उसमें हिंदू कैलेंडर डाउनलोड कर लीजिए, उसके सारे सेटिंग ठीक कर लीजिए, फिर उसमें चले जाइए कहाँ, मुहूर्त और चौघड़िया वाला जो सेक्शन है उसमें मुहूर्त वाले में चले जाइए, वहाँ पर लग्न का टाइम भी लिखा रहता है। दिखाइए आपको, सभी लग्न का उदय और टाइम लिखा रहता है, पंचांगों में भी लिखा रहता है। ये हिंदू कैलेंडर एप्लीकेशन है तो मिल जाएगा, स्वास्थ्य का कार्ड बना हुआ रहता है। इसके बाद इसमें चले जाइए मुहूर्त में, उसके बाद ऐड आ जाएगा, उस ऐड को देख लीजिए। फिर जब वो खत्म हो जाए तो उसको काट के हटा दीजिए, फिर आगे बढ़िए। तो यहाँ पर मुहूर्त वाले सेक्शन में ही सबसे पहले ये पेज खुलता है, उसको उसके बाद से पन्ना पलटेंगे, नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा हुआ लग्न। मेष लग्न 6:13 से 7:45 तक है, और वृष लग्न 7:45 से 9:47 तक है। मैं बोला ना वृष लग्न खत्म हो रहा होगा, छोटा बड़ा जो से तो हूँ मैं, क्यों? वृष लग्न जो है 7:45 से 9:47 तक लिखा हुआ है, और 9:30 के आसपास जन्माना है, तो ये तो 47 हुआ भी नहीं है, 37 हुआ है, 10 मिनट में बाकी ही है। तो वृष लग्न से हमने कुंडली बना ली, इसको प्रारंभ कर दिया, ठीक है। फिर मिथुन लग्न, फिर कर्क लग्न, उसकी टाइमिंग लिखी हुई है। जैसे ही वो व्यक्ति आएगा तो अपना जन्म समय बताएगा, डेट बताएगा, तो ऊपर डेट डालेंगे, टाइम में देखेंगे। पंचांगों में भी लग्न की सारण लिखी रहती है, कितने बजे, किस महीने, कितने बजे से कितने बजे तक कौन सा लग्न है, उसके आधार पर उसको देख लेते हैं। फिर ग्रहों की राशियां देखने के लिए आपको बैक आना पड़ेगा। अब इस मोबाइल में मेरे को बैक होना आता नहीं हो, बैक होता हूँ पूरा ही बैक हो जाता है। तो फिर कुंडली करके एक सेक्शन है, उसमें चले जाइए, तो इसमें कुंडली बनी हुई है। ये कुंडली उतारना नहीं है आपको, यहाँ से ग्रहों की राशियां देख लेनी। जैसे बृहस्पति 2 नंबर में लिखा हुआ है, जहाँ 2 है वहाँ बृहस्पति, मैंने जहाँ 2 है वहाँ बृहस्पति लिख दिया। सूर्य जहाँ लिखा है वहाँ 1 लिखा है, जहाँ 1 लिखा था वहाँ सूर्य को लिख दिया। फिर 12 जहाँ लिखा है वहाँ बुध शुक्र शनि और राहु है, तो जहाँ 12 लिखा है वहीं बुध शुक्र शनि राहु लिख दिया। इस प्रकार से हम लोगों ने कुंडली बना ली। ग्रहों की राशि, ग्रहों का राशि आप कभी भी देख सकते हैं इसमें आकर के, अभी इस समय कौन सा ग्रह किस राशि में चल रहा है। पंचांगों में भी लिखा रहता है, पंचांग में भी जाकर के देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने बना लिया, इसको कहते हैं लग्न कुंडली, इसको कहते हैं लग्न कुंडली। लग्न कुंडली, क्योंकि सबसे पहले घर में हम लोगों ने लग्न को लिखा है। सबसे पहले घर में चंद्रमा को लिखेंगे तो यही बन जाएगा चंद्र कुंडली। सबसे पहले घर में सूर्य को लिखेंगे तो यही बन जाएगा सूर्य कुंडली। सबसे पहले घर में देशकांड को स्थापित करेंगे तो हो जाएगा देशकांड कुंडली। सबसे पहले घर में नवांश को स्थापित करेंगे तो हो जाएगा नवांश कुंडली। वो डिपेंड करता है कि आप पहले घर में किसको बैठा रहे हैं। पहले घर में लग्न बैठा है, इसलिए लग्न कुंडली आपकी बन करके तैयार हो गई। यहाँ पर इसको वो कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही हमने लग्न को देखा, दिखा पूर्वी क्षितिज पर लग्न को देखा। जो राशि पूर्वी क्षितिज को वो अभी स्पर्श किए हुए पूरी तरीके से पूर्वी क्षितिज से ऊपर नहीं आई है, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। जैसे वृष राशि लिख दिया, आगे बढ़ते फिर आकाश का फोटो खींच लेते हैं। आकाश का फोटो खींच लेते हैं तो क्या पता लगता है कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा है। ये आकाश का फोटो ही है। कोई अमीर को आप बुलाएंगे घर की नापी करने के लिए, वो आएगा, देखेगा, जमीन का रेखा वेखा खींच देगा, बता देगा यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये, आपको पकड़ा देगा। करते हैं ना ऐसा, जो जमीन का पट्टा बनवाते हैं, कागज बनवाते हैं, जमीन बनवाते हैं, या घर बनाना होता है, पूछते हैं कि हमको घर बनाना है, आकर के देखता है पहले चारों तरफ एरिया इंजीनियर, उसके बाद उसका रेखा वेखा खींच करके कहाँ क्या क्या रखना है उसे बता करके दे देता है। तो एक तरह से क्या है, उसका डायग्राम भी है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कर दिया प्रॉपर में, तो एक प्रकार से डॉक्यूमेंटेशन कर दिया है। तो आकाश का नक्शा ही, आकाश का फोटो ही है।
जिनको हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करके टैक्स समझने में आसानी है। अभी इस समय कौन कौन सा ग्रह कहाँ का है वो लिख दिया, ठीक है। तो अब इसको पढ़ देता हूँ। द्वादश चक्र में 3 सूचनाएं होती हैं, क्या क्या? ग्रह, भाववृत्त और राशियां। एक बात का ध्यान रखें कि इस द्वादश चक्र में राशि वृत्त और भाव वृत्त दोनों ही एक वृत्त एक साथ उपस्थित रहते हैं। ये दोनों ही वृत्त एक साथ उपस्थित रहते हैं। भाव वृत्त भी इसी में है, भाव वृत्त मतलब 12 भाव, और राशि वृत्त भी इसी में है। राशि वृत्त मतलब 12 राशियां, ठीक है। इन दोनों को आपस में कभी मिलाना नहीं चाहिए। मतलब भाव को सेपरेट रखिए, राशि को सेपरेट रखिए। ऐसा मत करिए कि यहाँ 2 लिखा है तो उसको दूसरा भाव बोलते हैं। ऐसा मत करिए कि यहाँ 5 लिखा है तो उसको 5वां भाव बोलते हैं। कौन सा भाव है? चौथा भाव, ठीक है। दोनों को अलग अलग समझना चाहिए। अधिकांश लोग यहीं पर भूल कर बैठते हैं, यहाँ पर सशंकित और भ्रमित होते रहते हैं। अभी मैंने बार बार वृत्त शब्द का प्रयोग किया, और यहाँ पर तो ये चतुर्भुज बना हुआ है। वो है दरअसल वृत्त ही, 12 राशियां चतुर्भुज में नहीं है, वो है वृत्ताकार। भाव भी वृत्ताकार ही है, और उसको मैं पकड़ा खेल खेल में ऐसे थोड़ा दबा दिया ऊपर नीचे से, तो पिचक के ऐसा हो गया। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और वो है वैसा है, उसको पिचका दिया हूँ थोड़ा सुविधा के लिए। क्यों पिचकाया वो आगे समझ में आएगा। प्रयोजन से पिचकाया, हाँ, प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपी न प्रवर्तते, ठीक है। मंद मतलब शनि, ज्योतिष में शनि बिना प्रयोजन के काम नहीं करता है। शनि ही बिना प्रयोजन के काम नहीं करता है। बाकी लोग तो शनि हमेशा काम करता रहेगा, और उसको काम करता देख के ऐसा नहीं सोचना है कि बिना प्रयोग कर रहा ना। प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपी न प्रवर्तते। आगे बढ़िए, कहाँ पर पहुंच गए थे हम लोग? यहीं पर पहुंच गए थे। इस द्वादश चक्र में भावों की संख्या बताने के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। भाव के लिए कोई भी चिन्ह नहीं है। यहाँ 2 ही चीज है, नंबर्स है, वो नंबर राशियां है, और ये नाम लिखा है लघु अक्षर में, वो ग्रह है। भाव के लिए कोई चिन्ह नहीं है। हमने उनको फिक्स मान लिया सभी कुंडलियों में, इसलिए किसी चिन्ह की जरूरत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर लग्नम लिखे, द्वितीय भाव लिखे, तृतीय भाव लिखे, वो सब तो अनावश्यक ही। तो द्वादश भाव चक्र में भावों की संख्या बताने के लिए किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि भाव संख्या सभी कुंडलियों में समान ही रहती है। अर्थात ऊपर जिस भाव को प्रथम भाव बताया गया है, संसार की सभी कुंडलियों में वही भाव पहला भाव रहेगा, चाहे उसमें कोई भी संख्या लिखी हुई क्यों ना हो। चाहे उसमें 2 लिखा हो, 5 लिखा हो, 8 लिखा हो, 12 लिखा हो, 13 14 नहीं लिखा रहता है, 12 तक लिखा रहता है, ठीक है। ऐसे ही जिस भाव का नाम द्वितीय भाव है, वही भाव सभी कुंडलियों में दूसरा भाव कहलाएगा। इसी प्रकार सभी भावों के लिए जानना चाहिए। द्वादश चक्र में राशियों को दिखाने के लिए संख्याओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे मेष के लिए 1, वृष के लिए 2, मिथुन के लिए 3, कर्क के लिए 4। इसी प्रकार 12 राशियों के लिए 12 संख्याएं हैं, उसको मैंने याद करने के लिए बोला ही था। ग्रहों को दर्शाने के लिए उनके लघु नामों का प्रयोग करते हैं। जैसे सूर्य के लिए सु, चंद्रमा के लिए चंद, मंगल के लिए मंग, है ना, बुध के लिए गु, गुरु के लिए गु, शुक्र के लिए शु, शनि के लिए श, राहु के लिए रा। ये सब लघु अक्षरों के प्रयोग किए जाते हैं। अब कुंडली क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसका उत्तर दे चुका हूं, तो यहाँ से दोबारा पढ़ देता हूँ। कुंडली द्वादश चक्र हमारे या किसी जातक के जन्म समय का वह आकाशीय मानचित्र या नक्शा है जो उसके जन्म स्थान से दृष्टिगोचर होता है। जन्म स्थान से खींचा हुआ नक्शा है। कोई कहे कि मेरा दिल्ली का जन्म है, तो हम श्रृंगेरी का नक्शा नहीं बनाकर उसको पकड़ाएंगे। जब दिल्ली में जन्म हुआ है तो दिल्ली में उस समय कौन सा ग्रह कहाँ दिख रहा था, वो बना करके उसकी पोजिशनिंग करेंगे, ठीक है। अब करते क्या है लोग, पंचांग ले आए दिल्ली का और कुंडली बना रहे हैं देहरादून में। और जो पंचांग दिल्ली का बना है उसमें तो दिल्ली के आकाशीय नक्शे दिए हुए हैं ना, दिल्ली का नक्शा दिया हुआ है, उसको आपको चेंज करना पड़ेगा देहरादून के अक्षांश और देशांतर के अनुसार। आ रही बात समझ में? या पंचांग लेकर के आए दिल्ली का प्रयोग कर रहे हैं महाराष्ट्र में, उसी से सारी कुंडली बना दे रहे हैं। समस्या होगी कि नहीं होगी? ये समस्या होगी। जो हम नक्शा बनाते हैं वो जन्म स्थान का नक्शा होता है। उसी स्थान पर जहां जन्म हुआ है उसी स्थान पर आकाश में ऐसे देखेंगे और फोटो क्लिक करेंगे। आंखों से भगवान ने 2 कैमरा दिया है, इतना 500 मेगापिक्सल का। आंख कितना मेगापिक्सल का होता है? 500 मेगापिक्सल का होता है। तो 1000 मेगापिक्सल भगवान ने दे रखा है। अब 1000 दे रखा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि एक आंख से 1 किलोमीटर दिख रहा है तो दूसरा से 2 किलोमीटर दिखे, ऐसा नहीं है। एक अल्ट्रा वाइड होता है,
ठीक है, एक फोकस करता है, एक अल्ट्रावाइट करता है, इसलिए 2 आंख भगवान ने दे रखा है। ठीक है, तो भगवान ने जो नेत्र दे रखा है उन्हीं नेत्रों से, और ये वाला नेत्र काम नहीं कर रहा है तो ज्योतिष भी नेत्र है उस नेत्र से, इसलिए ज्योतिष शास्त्र को नेत्र कहा गया है ना। अब किसी का जन्म 95 में हुआ, अब चल रहा है 2025, तब कैसे देखेंगे? तब ज्योतिष रूपी नेत्र का प्रयोग करेंगे और उससे आकाश को देखेंगे कि जब इस बच्चे का जन्म हुआ था 1995 में, तब उस जगह पर कौन सा ग्रह कहाँ दिख रहा था, तब वहाँ ज्योतिष रूपी नेत्र का प्रयोग करके देखेंगे और ग्रहों की पोजिशनिंग यहाँ पर प्लानिट पोजिशनिंग करके देंगे। ये रहेगी आपकी प्लानिट पोजिशनिंग। फिर अगर प्लानिट करना आता है तो प्लानिट भी करेंगे। आ रही बात समझ में? सीधे शब्दों में ऐसे समझिए कि जब किसी का जन्म होता है ठीक उसी समय जातक के पास खड़े होकर के आकाश का चित्र ले लिया जाए, बस यही कुंडली है। जब जितने बज के जितने मिनट जिस स्थान पर किसी का जन्म हुआ है उतने बज के उतने ही मिनट में उसी स्थान पर खड़े होकर के आकाश का चित्र खींच लीजिए, वही चित्र क्या है? जन्म कुंडली। आवश्यक नहीं कि उस समय हमारे नेत्रों से ही आकाश के सभी ग्रह नक्षत्र दिख रहे हों, किंतु वैज्ञानिक संसाधन एवं दृष्टिकोण के सहयोग से आकाश की दर्शिता वैसी ही होती है। मतलब दिन में जन्म है, अब आकाश में कोई ग्रह नहीं दिख रहा है तो यहाँ सब सारे ग्रह को हटा देंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, हाँ, इस आंख से नहीं दिख रहा है ना, ज्योतिष रूपी नेत्र तो है, उससे देख लेना है। आ गई बात समझ में? इस चित्र का ठीक तरह से दस्तावेजीकरण करना, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना कुंडली बनाना कहलाता है। यहाँ हम कुंडली बनाना तो नहीं सीख रहे हैं, किंतु यह जानना आवश्यक है कि द्वादश भाव चक्र में भाव, राशि और ग्रह का लेखन, यानी कि तीनों को फिलअप कैसे करते हैं, बता ही दिया है ना। अब लग्न भी बता चुका हूँ, पर इसमें पढ़ देता हूँ क्योंकि किताब में बहुत जब चीजें होती पारिभाषिक शैली में लिखी होती है, किताब लिखते समय अलग ही मिजाज रहता है। ठीक है, तो द्वादश भाव चक्र तैयार करने के लिए लग्न का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। यह बहुत सरल है। हमारी पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां हैं, आप अच्छी तरह से परिचित हैं। 2 प्रकार की गति है, एक सूर्य की तरफ घूम रही है और एक अपने ही अक्ष में लट्टू की तरफ घूम रही है। 2 प्रकार की गति है, अक्षीय गति अपने ही उस पर अक्ष पर रोटेशन करना, और कक्षीय गति सूर्य के चारों ओर घूमना। 2 प्रकार की गति है। यह गति है अक्षीय गति, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, और कक्षीय गति पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। ये दोनों गतियां एक एक वृत्त बनाती हैं। अक्षीय गति यहाँ पर वृत्त बनाएगा और कक्षीय गति ऐसे इस प्रकार से वृत्त बनाएगा। ये दोनों गतियां एक एक वृत्त बनाती हैं और एक दूसरे को 2 स्थानों पर काटती हैं। इस प्रकार से एक वृत्त है बना हुआ, उसी के ऊपर एक वृत्त ऐसे बना देंगे। ठीक है, एक बड़ा सा वृत्त ऐसे बना हुआ है, अभी किधर बना हुआ, इधर क्रॉप करता हूँ नीचे कट जाता है, तो विद्यार्थी लोग बोलते हैं मुझे नीचे क्या लिख रहे थे। अब क्या लिख रहा था उस वीडियो में क्या बताऊं मैं कमेंट में क्या लिख रहा था। तो यहाँ पर ऐसे बना लीजिए, ये हो गई पृथ्वी का कक्ष जिस पर पृथ्वी घूम रही है सूर्य की परिक्रमा के लिए, है ना, और ये हो गया अक्षीय वृत्त। ये 2 जगह पर नहीं काट रहा है इसको, इस वृत्त में कक्षीय गति हो रही है और इस वृत्त में अक्षीय गति हो रही है। तो ये वृत्त पृथ्वी को 2 स्थानों पर काट रहा है। ठीक है, इन दोनों वृत्तों का कटान बिंदु हमारे पूर्वीय क्षितिज और पश्चिमी क्षितिज पर पड़ता है। ये जो कटान बिंदु है पूर्वी और पश्चिमी क्षितिज पर पड़ता है। जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उदीयमान रहती है, उदय ही हो रही होती है, पूरे तरीके से क्षितिज को छोड़कर बाहर नहीं निकली होती है, उसे ही लग्न कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो जन्म के समय पूर्व दिशा में सूर्योदय वाले स्थान पर जो भी उदीयमान राशि नजर आए बस उसे ही लग्न कहते हैं। जहां पर सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा की ओर, उस जगह पर जो राशि उदय हो रही होती है उसी को लग्न कहते हैं। ये सबसे सरलतम रूप से समझ सकते हैं, सब गणित की बातें, गणित प्रपंच यदि समझ में आए तो। ठीक है, मेष वृष आदि 12 राशियां ही जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर उदीयमान होने से लग्न कहलाती है। जो उदीयमान नहीं है उसको राशि कहते हैं, जो उदीयमान हो रहा है उसको लग्न कहते हैं। एक ही वस्तु कभी राशि तो कभी लग्न कैसे होगा? इसको ऐसे समझिए कि जब मैं विश्वविद्यालय में हूं तो छात्र हूं, उस समय मैं छात्र ही का पुस्तक लिख रहा था इसलिए छात्र ही लिख दिया। घर पर हूं तो संबंधी हूं, परिस्थिति बस एक ही तत्व अलग अलग नाम से जाना जाता है।
एक ही व्यक्ति को कोई गुरु जी कहते हैं, कोई शिष्य बताते हैं, कोई भाई बताता है, कोई पुत्र बताता है, कोई पिता बताता है। व्यक्तित्व एक ही है, तत्व तो एक ही है। ठीक है, उसी नाम के हिसाब से उसका अधिकार एवं कर्तव्य भी बदल जाता है। जैसा जिसके साथ नाम है, जैसा जिसके साथ संबंध है, वैसे ही उसका अधिकार और वैसा ही उसका कर्तव्य दोनों बदल जाता है। तो ये सब तो हो गई लग्न की बातें। अब जन्म राशि की बात है। लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में स्थित हो उसे ही जन्म राशि कहते हैं। अब जैसे ये कुंडली मेरे पास आ गई, किसी ने पूछा हमारी राशि क्या है, पहले चंद्रमा को ढूंढेंगे, चंद्रमा किधर है, किधर धनु राशि में, 9 में, यानी धनु राशि, तो बताएंगे आपकी राशि धनु है। ठीक है, सभी ग्रह किसी न किसी राशि में ही स्थित होते हैं, किंतु पृथ्वी पर सबसे ज्यादा प्रभाव चंद्रमा का पड़ता है। आप सब जानते ही हैं कि सभी ग्रहों में चंद्रमा ही पृथ्वी के सर्वाधिक निकट है। यही कारण है कि यह पृथ्वी के जनजीवन को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, अब द्वादश चक्र कैसे तैयार करना है पढ़ा चुका हूं, पर यहाँ से पढ़ देता हूँ। ऐसे ही तैयार करना जैसे भी हम लोग किए। ठीक है, द्वादश भाव चक्र तैयार करने के लिए प्रथम भाव में लग्न की राशि संख्या लिखी जाती है। जैसे ही जन्म समय आएगा उस जन्म के समय के अनुसार लग्न देखेंगे, चाहे तो एप्लीकेशन से देख लीजिए या पंचांग लाइए, उस पंचांग में भी लिखा रहता है, उसमें देख लीजिए। कोई भी पंचांग आप प्रयोग करते हैं तो उसको शुरू से लेकर अंत तक पूरा पलट जाएगी। पहले दिमाग में बैठाइए कि किस पेज में कहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, उसके बाद उसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, उसी क्रम से अगले अगले भाव में आगे की संख्या लिखी जाती है। जैसे अभी वृष लग्न उदय था, हमने 2 से इसको प्रारंभ किया, फिर अगला भाव ये है, ये अगला भाव नहीं है, ये अगला भाव, क्या 3 लिख दिया, इसके बाद अगला भाव ये है, 4 लिख दिया। इस प्रकार से संख्या आगे बढ़ती जाएगी। जैसे किसी का जन्म यदि 28 फरवरी 1991 को रात्रि 12:45 दिल्ली में हुआ है, उस दिन उस समय पर दिल्ली की पूर्वी क्षितिज पर कौन सा लग्न उदीयमान था, इसकी जानकारी हमने पंचांग से प्राप्त की और ज्ञात हुआ कि उस समय वृश्चिक लग्न उदीयमान था। अब देखिए, जन्म दिल्ली का है तो पंचांग में दिल्ली का ही प्रयोग करेंगे। किसी अन्य जगह का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको दिल्ली के अनुसार चेंज करेंगे, क्योंकि जहां पंचांग बना है वो किसी स्थान का अक्षांश और देशांतर पर आधारित है। दिल्ली के अनुसार प्रयोग करना है तो वहां के अक्षांश देशांतर के अनुसार उसको परिवर्तित करेंगे, तब प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उस समय पता चला कि वृश्चिक लग्न था। तो जब उसमें वृश्चिक लग्न था तो मेष से प्रारंभ करके वृश्चिक तक गिनती की जाए तो कितना नंबर मिलेगा? मेष 1, वृष 2, मिथुन 3, 8 मिलेगा। इस प्रकार से गिनती करेंगे तो वृश्चिक तक पहुंचेगा 8 मिलेगा। अतः प्रथम भाव में 8 लिखेंगे। ठीक है, ये उदाहरण बना देता हूं यहाँ पर, आप लोग इसको भर सकते हैं कुंडली वाले एप्लीकेशन में। कुंडली वाले एप्लीकेशन में उसको भर करके देख सकते हैं। वृश्चिक उदीयमान था, हमने यहाँ 8 लिख दिया। दूसरा भाव किधर है? इधर, यहाँ पर 9 लिखेंगे। तीसरे भाव में 10 लिखेंगे, चौथे भाव में 11 लिखेंगे, पांचवें भाव में 12, छठे में 1, इधर 2, 8वें में 3, 9वें में 4, इधर 5, यहाँ 6, 12वें में 7 हो गया। अतः प्रथम भाव में 8 लिखेंगे, द्वितीय भाव में 9, तृतीय भाव में 10, इसी प्रकार आगे आगे भाव में राशियां भरते हुए 12वें भाव में 7 लिखेंगे। इसके बाद जो जो ग्रह जन्म समय में जिन जिन राशियों में होंगे, यह जानकारी भी हमको उस साल के पंचांग से मिलेगी। 1991 का जन्म है तो 1991 का पंचांग निकाल करके देखना हो कौन कौन से ग्रह किस किस राशि में हैं। ठीक है, उन्हें हम उन्हीं राशियों में भर लेंगे, बस हो गया द्वादश भाव चक्र तैयार। ठीक है, एक उदाहरण से इसे समझते हैं। अब ये तो अलग ही मामला है, तो आप लोगों ने खोला, उसमें दिख रहा है, इसमें तो नहीं दिख रहा ठीक से, तो प्रिंटिंग वाले इतना बढ़िया करते नहीं है। कौन सा ग्रह किस राशि में? दिख रहा है क्या? कुंभ में शनि। हाँ हाँ, कुंभ में शनि इसमें नहीं बोले तो ऐप में देने होंगे। हाँ, कुंभ राशि में सूर्य है, कुंभ राशि में सूर्य है, सिंह राशि में चंद्रमा है, मंगल वृष राशि में है, बुध यही कुंभ राशि में है, गुरु इधर है कर्क राशि में, शुक्र इधर मीन राशि में, शनि यहाँ है, राहु भी शनि के ही साथ है और इसके ठीक सामने केतु होता है। केतु और राहु हमेशा एक दूसरे से
7वें घर पर होते हैं, आमने सामने। यहाँ राहु है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 यहीं पर केतु होगा, दूसरी जगह पर नहीं हो सकता। इस प्रकार से हम लोगों ने तैयार कर लिया। अब इसको पढ़ना कैसे है, इसको पढ़ना कैसे है वो बता रहे हैं। कैसे पढ़ना है, पहले भाव में 8 लिखा है तो हम कहेंगे यह कुंडली वृश्चिक लग्न की है। बोलना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए प्रॉपर तरीके से, उसको डिस्क्राइब करना। तो यहाँ 8 लिखा है तो सबसे पहला ये होगा कि यह कुंडली वृश्चिक लग्न की है। 5 लिखा होता यह कुंडली सिंह लग्न की है। ठीक है। सूर्य चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में है, सूर्य चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में है। चंद्रमा दसम भाव में सिंह राशि में है। मंगल सप्तम भाव में वृष राशि में है। बुध चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में कुंभ राशि में है। 11 मतलब कुंभ राशियों का नंबर याद नहीं करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। अब आगे इन दोनों को याद कर लेना पड़ेगा। आज थोड़ा दिन भर परिश्रम कीजिए, राशियों के नंबर और भावों की संख्या उंगली रखते ही पता लग जाएगा, गिनती न करना पड़े, नहीं तो फिर आगे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आगे योग चलते हैं फटाफट, मैं थोड़ी आपकी गिनती का इंतजार करता रहूंगा, इसलिए फटाफट बोलने का अब प्रैक्टिस करिए। 10-20 कुंडलियों को लेकर के। कौन हो गया, बुध हो गया, गुरु नवम भाव में कर्क राशि में है। शुक्र पंचम भाव में मीन राशि में है। शनि तृतीय भाव में मकर राशि में है, मकर राशि है, तृतीय भाव 10 है। इसके बाद राहु तृतीय भाव में मकर राशि में है। केतु नवम भाव में कर्क राशि में है। इस प्रकार से आज आपको 10-12 कुंडलियों का विवरण इसी प्रकार से लिख कर समझ कर तैयार कर लेना चाहिए। आप इसका जितना अभ्यास करेंगे उतने ही अधिक निपुण कुंडली अध्येता बन सकेंगे। पहले ये निपुणता हासिल करनी है। 10-12 कुंडली बनाइए और लिखिए, जैसे अभी आपने बोला वैसे उसमें भी बोलना है। आज की कुंडली बनाए है ना आप लोग वृष लग्न वाली, उसके हिसाब से बोलिए यह कुंडली वृष लग्न की है। बनाए नहीं, मैं बोर्ड में बनाया तो लिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ इधर जो भी लिख रहा हूं उसको कभी भी उतारना है। फिर सूर्य किस भाव में, किस राशि में है? सूर्य द्वादश भाव में मेष राशि में है। चंद्रमा सप्तम भाव में धनु राशि। अष्टम भाव में है कि सप्तम भाव में है? अष्टम भाव में धनु राशि में है। मंगल तृतीय भाव में कर्क राशि में है। बुध 11वें भाव में मीन राशि में है। गुरु लग्न में है, वृष राशि में लग्न में है। फिर शुक्र एकादश भाव में मीन राशि में है। फिर राहु शनि का शनि मीन राशि में एकादश भाव में मीन राशि में है। फिर राहु 11वें भाव में मीन राशि में है। फिर केतु चतुर्थ भाव में कन्या राशि में पंचम भाव में है। ऐसे सावधानी से बोलना है, गड़बड़ नहीं करना है। अब इसका अभ्यास आप लोग करके आएंगे तब आगे आपको समझ में आएगा, और नहीं तो आगे समझ में नहीं आएगा। इसलिए आगे हम पढ़ा नहीं रहा। आज की क्लास को भी 2 दिन में, जरूरत पड़ा तो 3 दिन में बांट करके पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पढ़ करके आएगा। तो भावेशों का ज्ञान कल करेंगे, आज यहाँ तक ही करते हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? 10-12 कुंडलियों में बना करके ग्रुप में चित्र मुझे भेज दीजिएगा सभी लोग। 2-2 3 चित्र तो जरूर भेजिएगा। ऐसे लिखना है जैसे किताब में लिखा है, कुछ भी उदाहरण ले लीजिए कुंडलियों का, ठीक है। फिर भावेशों का ज्ञान कैसे करते हैं? भाव, भावेश और कारक 3 चीजों पर फलादेश होता है। कोई भी फलादेश 3 चीजों पर होता है, भाव प्लस भावेश प्लस कारक। ये मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ। फलादेश का मूल सूत्र है, आगे सब आएगा। भाव का अभ्यास ही नहीं किए रहेंगे, यही भाव है जो अभी आप अभ्यास कर रहे हैं। कौन सा ग्रह किस भाव में किस राशि में है, इसी को भाव कहते हैं। फिर भावेश कल पढ़ेंगे, उसके बाद कारक पढ़ेंगे। फिर इन तीनों का फलादेश उपयोग करके कैसे फल कथन करना है, उस फल में कब गारंटी देना है, कब नहीं देना है, कब कूद जाना है, कब पीछे रह जाना है, वो सब ट्रिक बताएंगे,
ठीक है, मैं गारंटी देने वाली बात करता हूँ। 2-3 महीने पहले आए थे राजस्थान के कोई हैं, तो उनकी बेटी का शादी का मुहूर्त मैं निकाला था। बेटी घर आई, कुछ हुआ होगा, विवाद झगड़े तो होते ही हैं, और शुरू के 1-2-3 साल थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए ज़्यादा होते हैं। छोटे छोटे बच्चे कैसे भाई बहन लड़ते हैं खूब, फिर बाद में मित्रता हो जाती है। वैसे ही नए रिश्ते में झगड़ा नहीं हुआ शुरू में, तो आगे चल के खतरनाक हो जाता है, फिर आगे बड़े बवाल होते हैं। शुरू में झगड़ा हो रहा है तो ठीक है, अच्छा है, आगे चल करके रिश्ता मजबूत हो जाएगा, आगे चल करके स्थिति अनुकूल हो जाएगी, इसलिए वहाँ चिंता नहीं करना चाहिए। आजकल के माता पिता की बुद्धि मारी गई रहती है। तो अब जब बेटी घर में आई तो हम तुरंत फ़ोन किए, ऐसा है पंडित जी, आप तो मुहूर्त बताए थे, सब हुआ, लेकिन वो इसको जो है ठीक से रखते नहीं हैं, आप समझा दीजिए, हम ये दिखा देंगे, वो कर देंगे, सिखाने लगे मेरे को। तो फिर मैं कहा कि आपको, आपकी शादी को कितने साल हो गए? 30-32 साल की शादी को हो गया, बता रहे थे। मैं कहा कि ऐसा करिए कि आप 1 महीना के लिए पहले पत्नी से आप अलग रहिए, आपको तो भाई इतने साल हो गए, वो तो बेचारी अभी शादी हुई, उसको 1.5-2 साल हो रहे हैं, आप उसको अलग करने के लिए तैयार बैठे हैं। पहले आपको 30-32 साल हो गया ना भाई, आपका तो हो गया, आप चलिए 1-8 महीना रहिए, उसके बाद बातचीत करिए, फिर डिस्कस कर लेते हैं कब अलग करना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो भड़क गए मेरे ऊपर, रख दिए फ़ोन। उसके बाद वो बेटी तो वहीं पर सुन रही थी, पंडित जी क्या कहते हैं, क्या सलाह देते हैं, क्या है, सब कुछ ऐसे। अगले दिन फिर वो लोग समझ के प्लान करके फ़ोन किए, नहीं हम तो समझाएं, आपका बात हमको ये सब नहीं है, पर हम तो, फिर मैं आ गया मिजाज में, भाई बार बार आप ऐसे कह रहे हैं तो मैं ही क्यों ना चैलेंज कर दूँ। मैं कहा कि मुहूर्त मैं निकाला हूँ ना, तो मेरी गारंटी पर शादी हुई है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप तोड़ करके दिखाइए, आप जो कहिएगा मैं मानने को तैयार हूँ। मजाक समझ रखे हैं क्या? डाटा में बढ़िया से बेटी को समझ में आ गई, और मैं तो बोल रहे हैं कोई बात तो है। फिर वो बस पिताजी को समझा बुझा के चल गई घर, हो गया सिस्टम। बाद में घर से मेरे को फ़ोन की, पंडित जी आप बता दिए, ऐसे जीवन बचा लिए, हम तो ऐसे करते। मैं कहा क्या दिक्कत है बताओ? दिक्कत वैसी कुछ भी नहीं है, लेकिन छोटी छोटी बातों को मन में रखे होंगे तो दिक्कत होगी ही होगी। छोटी छोटी बातों को मन में रखे होंगे तो होगी। दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि वो अपनी कोई परेशानी हमको क्यों नहीं बताते हैं। भाई वो तुमको नहीं परेशान करना चाहता, इसलिए नहीं बताता है, उसकी स्थिति को समझो। क्या है अपना ऑफिस का परेशानी, इधर का परेशानी तुमको बताता रहेगा। एक तो ये बात हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि अभी आपने उतना भरोसा नहीं जीता है कि आपको हर बात बता ही दी जाए, तो इस पर आप चिंतन करिए, उसका रास्ता निकालिए। इसमें अलग हो जाना कौन सी बड़ी बात है? आजकल बिना मतलब की बात तुम लोग अलग हो जाते हैं। कल एक कुंडली आई थी, उसमें पति पत्नी अलग हो गए। क्यों अलग हो गए? क्योंकि वो इकलौती संतान थी अपने माता जी, अपने माता पिता की। पिताजी चले गए, माता जी हो गई अकेली। तो लड़के ने कहा कि भाई माता जी को यहीं बुला लो, हम लोग साथ में रह लेंगे, माता जी अकेली है। तो उनका कहना था कि नहीं, तुम घर जमाई बन के रहो, तुम वहाँ रहो ससुराल में जाकर। लड़का कहा कि मैं वहाँ नहीं रहूँगा। ये लड़की कहेगी नहीं, माता जी यहाँ नहीं रहेंगे। बस हो गया था। तो बिना असर पर की बातों में तो आजकल लोग तलाक कर रहे हैं, अकल से पैदल लोग, उनसे क्या ही बात करें। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं, यहाँ पर मुहूर्त का भी दोष है। अच्छे मुहूर्त में शादी नहीं होता है तो सब टूट जाता है। जन्म कुंडली में 2 शादी के योग बने रहते हैं तो टूट जाता है। लेकिन मुहूर्त का इतना सामर्थ्य है कि जन्म कुंडली के बहुत सारे दोषों को खत्म कर देता है। मुहूर्त का सामर्थ्य है, इसलिए बहुत सारे मामलों में तो मैं बहुत क्लेम करके चैलेंज कर देता हूँ, ये तो नहीं टूट सकता है। शादी के मुहूर्त में बहुत सारी बातें विचारणीय होती हैं। अगर 70% से मुहूर्त ज़्यादा शुद्ध है, उसमें विवाह हुआ है, तो चाहे दोनों पति पत्नी सर पटक के मर जाए, उनकी शादी टूट नहीं सकती, अलग नहीं हो सकती, कुछ नहीं हो सकता। लड़ते रहेंगे और साथ में रहेंगे। कुंडली में कुछ ज़्यादा ही योग खराब है तो लड़ते ही रहेंगे पर अलग नहीं होंगे। आप ऐसे बहुत सारे परिवारों को देखे होंगे। तो वो विवाह संस्कार का अपना सामर्थ्य है, मुहूर्त का अपना सामर्थ्य है। किसी भी चीज़ के महत्व को देखना चाहिए। इसलिए कुंडली में जब कोई दोष दिखता है मुझे कि इधर कुछ दोष है, तो वहाँ स्ट्रिक्टली बोलता हूँ अच्छे मुहूर्त में शादी होनी चाहिए, एकदम स्ट्रिक्टली इस बात। और बहुत जगहों पर तो मैंने चैलेंज भी किया है, जिसे बताया भी इसको। तो मैंने कहा कि आप तोड़ कर दिखाइए। मैं मुहूर्त बताया कोई मजाक है? मैं बताता हूँ, कुछ बोलता हूँ, सोच समझ के बोलता हूँ। ऐसे कुछ भी नहीं है कि बस आइए जजमान जाइए जजमान, जय जजमान का कोई सिस्टम नहीं है हमारा। तो जय तो शास्त्र वाला सिस्टम है। हमारी निष्ठा शास्त्र के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं। आप अपना जो भी है वो आप अपने लिए हैं, हमारे लिए कुछ भी नहीं। हमारे लिए सिर्फ शास्त्र प्रधान है। जो व्यक्ति शास्त्र में निष्ठा है उसकी सेवा करेंगे, बस इतना ही। जिसको शास्त्र में निष्ठा नहीं है उसको नहीं। एक बार कोई अपने घर में बुलाया मेरे को कुंडली दिखाने के लिए, बाद में उसकी पुत्री कह रही कि ये सब तो ऐसा ही है, बस सुनने में अच्छा लगता है इसलिए सुन रहे हैं, आप बताइए। मैं कहा कि मैं तुमको कहानी सुनाने नहीं आया हूँ, और दोबारा फोन करके बताओ मेरे को तो मैं बताता हूँ मैं कौन।
चला गया, उसके पिताजी आते रहे, समझाते रहे, बकवास मजाक समझ लिए वो बुला करके। विश्वास नहीं तो बुलाए क्यों, हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बकवास करने की? जब तुमको शास्त्र के प्रति निष्ठा नहीं है, तुमको लग रहा है कहानी सुनाने के लिए मैं बैठा हूँ, क्यों बुलाए? भगाया उसी समय तुरंत। तो मेरी निष्ठा हमेशा शास्त्र के प्रति है, और यही आशा मैं अपने विद्यार्थियों से भी करता हूँ। व्यक्तिनिष्ठ मत बनिए, शास्त्रनिष्ठ बनिए। आदमी आज काम हुआ कल छोड़ करके चला जाए, शास्त्र आपको कभी छोड़कर नहीं जा सकता है, आपको हमेशा पकड़े रहेगा, हमेशा सही रास्ता दिखाते रहेगा। इसलिए शास्त्र की पगडंडी को पकड़िए। कहीं चल रहे हैं पगडंडी में, रास्ते में उधर फूल दिख गया, उधर लुढ़क गए तो आप रास्ते से भटक गए, हो गया कल्याण आपका, हो गया बनता था। ठीक है, तो जो शास्त्र के प्रति निष्ठा रखते हैं वो निर्भय भी रखते हैं, आत्मविश्वासी भी रखते हैं। शास्त्र भी उनकी भविष्यवाणी को सत्य साबित करता है, क्योंकि शास्त्र तो भगवान श्रीमन नारायण का स्वयं स्वरूप ही है, भगवान का वांग्मय स्वरूप है। जितने भी शास्त्र हैं भगवान के वांग्मय स्वरूप है, तो भगवान उनके साथ चल रहे होते, उनकी भविष्यवाणी को सत्य कर रहे होते, हमेशा हमेशा उनके साथ चलते हैं, हमेशा उनको सत्य करते हैं। हमारे दिल्ली के क्लाइंट थे, हमारे मतलब हमारे गुरु जी के क्लाइंट थे, तो गुरु जी उनको देख कर कहें कि बस नवरात्र तक हैं आप, उसके बाद आपकी आयु है नहीं। वो बहुत देर तक, मतलब अब 1.5-2 घंटा माथा चाटते रहे कि हमारा आयु बता ही दीजिए, बता ही दीजिए, बता ही दीजिए। गुरु जी बहुत देर तक समझाते रहे कि नहीं पूछा जाता है, नहीं पूछा जाता है, ऐसे बहुत कुछ उनको मतलब दर्शन का देते रहे। गुरु जी बहुत उच्च कोटि के नहीं आई थे, बहुत सारा उदाहरण सब बताते रहे, पर उन्हें बता ही दीजिए। गुरु जी का भी हो गया, 2.5 घंटे से माथा चाट रहा है, बोल दिए नवरात्र आ रहा है, बस वही तुम समझो। तो उनको बताना नहीं चाह रहा था, तो मेरा पूछ रहे बता देता हूँ। अब जैसे ही प्रतिपदा आया, फोन करे गुरु जी को, गुरु जी आप बोले थे नवरात्र तक फोन, देखिए प्रतिपदा आ गया, मैं फोन कर रहा हूँ, कल भी करूँगा फोन। अगले दिन फिर फोन कर रहा है, मैं ही फोन उठाता था वहाँ, गुरु जी फोन रिसीव करते नहीं थे, बाद रात होता मैं करा दिया करता था। 9वीं के दिन चला गया, फिर उसके पुत्र फोन कर रहे हैं कि हमारे पिताजी चले गए गुरु जी ऐसे। अब क्या बोलेंगे? पहले दिन से लेकर के 8 दिन तक सब खाते रहे। इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र में मजाक नहीं है, और जिनको मजाक लगता है उनको आना ही नहीं चाहिए, वो दूर रहना चाहिए, उनको बच कर रहना चाहिए। और जो ज्योतिष शास्त्र के सेवक हैं उनको आत्मविश्वास पूर्वक, शास्त्र की निष्ठा पूर्वक जब सेवा करते हैं तो उनकी हर बात सत्य ही होती है। वो कुछ इधर उधर भी निकल गया तो शास्त्र उसको सत्य कर देते हैं, भगवान उनकी वाणी की लाज रख लेते हैं। ये शास्त्र का अपना सामर्थ्य है। इसलिए व्यक्ति निष्ठा छोड़ करके शास्त्र निष्ठा सही व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। तो आप लोग ये सब पढ़ करके आइए, फिर हम लोग कल भावेशों का ज्ञान पढ़ेंगे। भाव भावेश कारक बताया, फलादेश का यही मूल सूत्र है, यहीं पर फलादेश आश्रित होता है। 33% भाव पर, 33% भावेश पर, 33% कारक पर, 1% उसको छोड़ दिया जाता है कुछ होने या होने के लिए। 99% ही पर ही बात करते हैं, 1% छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पर ही फिर कहाँ क्लेम करना है, कहाँ नहीं करना है, किस तरह का फल कहाँ किस स्तर पर घटित होगा, इस सब का अनुमान नहीं पर चलता है। भाव का अभ्यास करके आइए, कल भावेश का अभ्यास करना सिखाऊंगा, फिर आगे कक्षा चलेगी। और अब थोड़ा बढ़िया से गंभीर हो जाएगी, नहीं तो आगे की क्लास फिर आप लोगों को बोर लगेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, वो कितना ऊपर से निकलेगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए अब थोड़ा गंभीरतापूर्वक गंभीर हो जाइए और परिश्रम करना प्रारंभ कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए। श्रीमते रामचंद्राय नमः।